जी ने आंदोलन चलाया, पूरे देश के लोगों को संदेश दिया और कहा कि कश्मीर में हम बगैर परमिट के प्रवेश करने का काम करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की नीतियों के अनुरूप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन चला करके पूरे देश में भ्रमण करके कश्मीर में प्रवेश किया और कानून को तोड़ दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी भी साथ में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब प्रवेश कर लिया, उनको वहां की तत्कालीन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो मुखर्जी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि जाओ वाजपेयी और हिंदुस्तान के लोगों से कह दो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए कश्मीर में प्रवेश कर लिया है, धारा 370 समाप्त होकर के रही। आप सोचते होंगे मैं प्रदेश के लोगों से और अपने खलीलाबाद संत कबीर नगर के लोगों से कहना चाहता हूं, बस्ती के लोगों से, पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं, आजादी के बाद ढेर सारी सरकारें बनी और गई, लेकिन जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को प्रथम नंबर पर रखने का काम किया कि देश में जब हमारी सत्ता आएगी हम धारा 370 को समाप्त करने का काम करेंगे। आप सोचिए, जब मोदी जी के नेतृत्व में अपने बलबूते सरकार बनती है तो धारा 370 एक झटके में समाप्त करने का काम गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में प्रस्ताव पेश करके करते हैं। अलगाववादी नेता कहते थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले लोग कहते थे धारा 370 समाप्त होगी, धारा 370 निष्प्रभावी होगी तो कश्मीर में खून खराबा हो जाएगा, कश्मीर की घाटी में खून की नदियां बहेंगी। लेकिन मित्रों, आज आपके सामने ये बात तथ्य पूरी दुनिया जान चुकी है, मच्छर के बराबर भी खून नहीं बहा, धारा 370 समाप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने यह नहीं कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत माता का मुकुट है। आज वो चमकदार स्टार की तरह, सितारे की तरह है, भारत माता के मस्तक पर चमक रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, जनसंघ ने बराबर इस बात को दोहराया है कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। 500 वर्षों से अधिक संघर्ष सनातन धर्म को करना पड़ा, सनातन धर्म को मानने वालों को करना पड़ा, भारतवर्ष के लोगों को करना पड़ा, लेकिन ढेर सारे सरकारी आई और गई, लेकिन किसी सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने तो सर्वोच्च न्यायालय में लिख करके दे दिया, एफिडेविट दे दिया कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए कि नहीं हुए इसका कोई प्रमाण नहीं। आप सब तो अयोध्या के पड़ोसी हैं, भगवान राम के पड़ोसी हैं। क्या यह कोई सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति जो भारतवर्ष में जन्मा हो, क्या इस तथ्य को स्वीकार कर सकता है कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए कि नहीं, इसमें कोई संदेह है? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए, वोट की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह लिख करके सुप्रीम कोर्ट में देने का काम किया था। मित्रों, एक वाकया मैं याद दिलाना चाहता हूं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडोनेशिया गए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद। जब इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा कि यहाँ गांव गली में रामलीलाएं हो रही है, रामलीला का मौसम था, दशहरा का मौसम था, रामलीला देखने वाले भी मुस्लिम हैं, रामलीला पाठ अदा करने वाले भी मुस्लिम हैं, तो वहां के तत्कालीन नेताओं से पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा कि भैया आप तो मुस्लिम राष्ट्र हो, ये रामलीला का मंचन कैसे हो रहा है, इसके बारे में मुझे बताइए। इंडोनेशिया के लोगों ने कहा था कि हमने अपना धर्म परिवर्तन किया है, हमने पूजा पद्धति बदली है, लेकिन अपने पूर्वज को हम नहीं बदल सकते। राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे परिवार के हैं, इसलिए हम दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, समाजवादी पार्टी जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग वोट के खातिर रामलला के अस्तित्व को नहीं मानते। समाजवादी पार्टी ने तो हद कर दी, रामलला के निहत्थे भक्तों पर लाठी नहीं गोली चलवा करके अयोध्या की सरयू मां के जल को खून से रंगने का काम किया था। समाजवादी पार्टी को देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे।
दूसरी तरफ मित्रों हम सब जानते हैं देश आजाद हो गया, धारा 370 समाप्त हो गई, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। अभी ढेर सारे काम राष्ट्र हित में होने हैं। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम को मान करके आगे चलने का काम करती है। व्यक्ति से बड़ी पार्टी है और पार्टी से बड़ा राष्ट्र है। यदि आज तक किसी ने हिंदुस्तान ने दुनिया के पैमाने पर इसको वास्तव में धरातल को उतारने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में कांग्रेस ने जब संविधान की हत्या करके देश पर आपातकाल ठोकने का काम किया था, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री ने माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि रायबरेली से आपकी लोकसभा का चुनाव रद्द किया जाता है और उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। आप सोचिए, केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए